Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss a very important chapter which is called as vector. This chapter is very useful for whole physics. Without vector chapter you cannot study any chapter of physics. कहने का मतलब कि ये वेक्टर चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आपको बिना इस चैप्टर के कारण आप पूरे फिजिक्स को आप पढ़ नहीं सकते हैं। आप फिजिक्स का किसी भी चैप्टर में देखिएगा तो ये सब जगह यूज आएगा वेक्टर। इसलिए आपके पास जो भी बुक है उसमें देखिएगा कि चाहे 11th हो या 12th, वो आप देखिएगा कि पूरे फिजिक्स में वेक्टर का यूज आता है। बिना वेक्टर का आप कोई चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का सब जगह यूज है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इधर इस चैप्टर को डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जगह आप लोग देखते होइएगा कि इसको 4 क्लास से 5 क्लास में उड़ा करके खत्म कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चा को आगे समझ में आना बंद हो जाता है। तो जैसे ही आगे जाता है तो उसको कुछ नहीं पता चलता है। तो इसका रीजन ये है कि वो वेक्टर को ठीक से नहीं पढ़ पाया, ये जिसके कारण उसको समझ में आना बंद हो जाता है। और ऐसा भी नहीं, इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है और आईआईटी में भी अब क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले उतना नहीं आता था लेकिन अब पूछा जाता है क्वेश्चन। इसलिए ये चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है और प्लस आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। वेक्टर होता क्या है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर पढ़ेंगे, स्केलर पढ़ेंगे, टेंसर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 हम लोग वेक्टर देखेंगे, उसके बाद स्केलर देखेंगे, उसके बाद टेंसर देखेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो वेक्टर चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? एक बात और ध्यान दीजिएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों न बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, या आप आईसीएसई बोर्ड का हो, तो जिनको भी थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो ये वेक्टर पढ़ाने के साथ साथ हम दो काम करते हैं। एक तो आपको वेक्टर पढ़ा देंगे, ऊपर से आपका थोड़ा बहुत जो इंग्लिश कमजोर है वो भी आपको इसमें मैं बता दूंगा। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि एग्जाम देने जाते होइएगा तो वहां पर लिखा हुआ रहता है जितना पॉसिबल हो आप अपने लैंग्वेज में लिखें। इसका मतलब क्या कि उसको आप भोजपुरी में लिख दीजिएगा, मगही में लिख दीजिएगा, नहीं, यानी इंग्लिश वाला ही आप ऐसा सिंपल लैंग्वेज लिखना है ताकि सबको समझ में आ जाए। मतलब कहने का तो बुक का लैंग्वेज नहीं छापना है। बुक का लैंग्वेज आप देखिएगा कि वो बहुत लॉन्ग भी हो जाता है और आपको जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ओन लैंग्वेज कहने का मतलब जो आपको लैंग्वेज ओन लैंग्वेज डिमांड करता है वही लैंग्वेज में पूरा हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको। तो मेरे लैंग्वेज पर ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। किस तरह हम लिखेंगे सारा उसी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो मेजर क्या क्या कर सकते हैं पहले लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? द क्वांटिटीज which can be measured देखिए जगह नहीं रहता है तो वहां पर डैश दे करके यहां लिखते हैं कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए एकदम नाम
से क्लियर, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है। मेजर करने का मतलब जिसको, कैन बी मेजर मतलब जिसको मापा जा सकता है। तो किसको किसको माप सकते हैं? मास को माप सकते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg। डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। क्लियर है ना? तो मास को माप सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। जैसे मास को आप मेजर कर सकते हैं, और बताइए डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और बताइए टाइम मेजर कर सकते हैं, 5 o'clock, 6 o'clock। और बताइए वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। गाड़ी में जो भी तेल लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर, वो क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। और बताइए एरिया मेजर कर सकते हैं। और बताइए फोर्स मेजर कर सकते हैं। एरिया मेजर करते हुएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर। फोर्स मेजर कर सकते हैं। और बताइए वर्क मेजर कर सकते हैं, वर्क जूल में मेजर कर सकते हैं। ईटीसी बहुत है, कितना लिखिएगा, लिखते लिखते थक जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। तो बस इतना बात याद रखना है कि ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि किसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। जब पूछेंगे कि किसको नहीं मेजर कर सकते हैं तो आप सोचने लगेगा। तो यही ध्यान में रखना है, फिजिक्स को आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चलिए, कभी आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं करेगा। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बना है केवल थ्योरी पढ़ के नहीं बना है, वो कॉलेज में जाकर प्रैक्टिकल किया तभी उसके पास नॉलेज आया है। तो आप फिजिक्स को थियोरेटिकली रट्टा मारना चाहते हैं, आप इसको रट नहीं सकते हैं यार। तो इसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ से आपको रिलेट करके चलना होगा, तभी आपको ये भेजा में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बहुत जगह आप लोग देखते हुएगा कि 10% को ही बुझाता है, 90% को नहीं बुझाता है। ये सही बात बता रहा हूं। लेकिन मेरा क्लास 95% बच्चे को समझ में आएगा, 5% उसको नहीं समझ में आता है जो इरेगुलर होता है। ऐसे मैक्सिमम को समझ में आता है, 95% को ही 95% को समझ में आता है, 5% केवल उसमें नहीं समझ में आने वाला का कंप्लीट है, जो इरेगुलर रहता है। क्लियर है ना? ये देखने का चीज है, आप भी देखेगा, हमारे बात पर मत चलिए। चलिए देखते हैं आगे। तो अब यहां से एक पॉइंट आपको आता है कि किसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसको नहीं मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्यूटी हो गया, ब्लैकनेस हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा सुंदर है, तो कोई पूछेगा कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा सुंदर है? तो क्या बता दीजिएगा? 100 ग्राम सुंदर है। यार 100 ग्राम 50 ग्राम में उसको मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से सुंदर है तो क्या बोलिएगा? 50 ग्राम सुंदर है। गजब की बात है। हम लोग यार नहीं मेजर कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, इसलिए आप इसको मेजर नहीं कर सकते। कौन कितना ब्लैक है मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कौन कितना व्हाइट है, जैसे देखिए ये मेरा बोर्ड भी व्हाइट है, आपका कॉपी भी व्हाइट है, तो कौन ज्यादा व्हाइट है? आपका कॉपी। कितना ज्यादा? नहीं बता सकते हैं। तो व्हाइटनेस बहुत सारा है, कितना लिखिएगा? सॉरनेस मतलब खट्टापन होता है, इसका मतलब ईटीसी बहुत है। इसको हम लोग लिखते हैं नन। नन मतलब नहीं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको आप नहीं मेजर कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटीज, बस एक बात याद रखना है
कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं वही होता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉन मतलब नहीं, यानी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो जो भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स से हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिक्स में जो भी स्टडी करना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को यह छोड़ देंगे, हम लोग आगे क्यों ले जाएंगे। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, जब भी इस तरह ऑब्लिक दिया हुआ रहेगा तो समझना है एक से अधिक भी सही हो सकता है। इज आर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है आपको चुनना है। डिस्टेंस, बी में कहता है स्पीड, सी में कहता है वॉल्यूम, डी में है आपका वाइटनेस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता दीजिए कौन कौन होगा। डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। स्पीड को कैसे नहीं मेजर कर सकते हैं बताइए? गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, तो स्पीडोमीटर वो बताता है ना कि 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो उसको यार मेजर कर सकते हैं। बात समझ गए? इसलिए ये भी मेजर कर सकते हैं, ये भी मेजर कर सकते हैं, ये भी मेजर कर सकते हैं। इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, व्हाइटनेस को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? तो ई जार कहने का मतलब एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी सही हो सकता है, चारों सही हो सकता है। क्लियर हो गया ना? लेकिन केवल इज रहता मतलब कोई एक ही सही होता है, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट में जैसे मान लेते हैं कि मैंने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुका है। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को जो है फर्दर हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज, राइटिंग एकदम क्लियर लिखिएगा। देखिए मेरा अंधा भी आदमी होगा उसको भी दिखेगा, क्लियर दिख रहा होगा। सेकंड में देखिए, आप भी सुंदर लिखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज। थर्ड में वेक्टर क्वांटिटीज, सॉरी थर्ड में टेंसर क्वांटिटीज। वेक्टर तो लिख ही चुके हैं, टेंसर क्वांटिटीज। क्लियर है? चलिए एक बात और सुन लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ईटीसी बहुत सारे बोर्ड का, जैसे एमपी बोर्ड वाले को जो है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमको भाई इंग्लिश तो समझ में आता ही नहीं है तो हम हिंदी में पढ़ें। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में वहां टीचर हिंदी में पढ़ाएगा, ये भूल जाइए, इंग्लिश में ही पढ़ाई होता है। तो आप हिंदी में पढ़ के अपना लाइफ क्यों बर्बाद करते हैं?
कोई भी ऐसा सोचता है तो उसको जेसिंग से मिलवाइए, इंजीनियर जेसिंग से मिलवाइए। उसको कुछ भी इंग्लिश में नहीं आएगा ना, तो हम वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते उसको सही कर देंगे। इसलिए अपना हिंदी में जो है पढ़ के लाइफ क्यों बर्बाद कीजिएगा? बिना इंग्लिश के काम चलेगा आपको? कहीं नहीं चलेगा। तो ये दिमाग से निकाल देना है, हिंदी में तो पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो है, होम टाउन में, वहां पर लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, बच्चा भी खूब मजा से पढ़ता है। तो ऐसा नहीं करना है। अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया, आप कहीं भी घर पे बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। तो आप जो भी होगा आप इंग्लिश में पढ़ाई कीजिए। आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ये आपको इंग्लिश में सही कर देंगे। अब वेक्टर तो ठीक हो गए। अब वेक्टर ठीक हो गया तो फिजिक्स में आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। धीरे धीरे सारा समझते चलिए। क्लियर है ना? तो ऐसा नहीं कि केवल वेक्टर पढ़ लीजिएगा, बाकी जो है दूसरी जगह पढ़िएगा तो आपको बुझा जाएगा। यार टीचर पर डिपेंड करता है सारा, सब कुछ देखिएगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि आपको खराब लगेगा। जैसा वेक्टर लगेगा ना वैसा आगे सब चैप्टर लगेगा। थोड़ा सा आपको भी जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको लोड बढ़ते जाएगा, उसको रिवाइज करने का आपका टेंशन रहेगा। जैसे वेक्टर खत्म होगा आगे जाएंगे तो वेक्टर धीरे धीरे भूलिएगा, तो उसको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। तो जितना भी हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको बोलिए कि यार जेसिंग से जाके मिलो, सब सोल्यूशन हो जाएगा। आप इंग्लिश में पढ़ोगे, इंग्लिश ही आपको हिंदी जैसा लगेगा। क्लियर है ना? चलिए देखिए, तो ये सब गलती नहीं करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट में फर्दर मैं डिवाइड किया। वेक्टर होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगा या स्केलर होगा या टेंसर होगा। इसको कैसे याद रखिएगा? अब सिंपल समझिए, आपको हम बोलेंगे कि पर्सन कितने तरह का होता है, तो आप लोग इंग्लिश वाला पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताना शुरू कर दीजिएगा। अरे भाई वो हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं जैसे पर्सन कितना, पर्सन कितने तरह का हो सकता है। चाहे तो लेडीज होगा, चाहे तो जेंट्स होगा, नहीं और कोई होगा क्या? चाहे दोनों में से कोई नहीं होगा। उसी को आप लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते रहिएगा ट्रांसजेंडर। जो आपको डेली लाइफ में दिखाई देता होगा, फिजिक्स को सब डेली लाइफ से रिलेट कर देना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल लाइफ का कोई आज तक डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना है। तो क्यों ना आज से हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चले फिजिक्स को। आप लोग ट्रेन इस समय देखते होइएगा, गहरे के गहरे आकर के मांगना शुरू कर देगा, उसको पकड़ेगा, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा, पैसा मांगेगा। तो क्या है, ट्रांसजेंडर है। तो उसको क्या लेडीज बोलिएगा कि जेंट्स बोलिएगा? यार दोनों में से कोई नहीं है। तो जब दोनों में से कोई नहीं है, उसको देखते हुए टेंशन में ज्यादा रहता है। नहीं, तो टेंशन 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 टेंसर्स याद रखना है। मतलब कि जो ना वेक्टर हो ना स्केलर हो, वो क्या हो जाता है, टेंसर हो। जो लेडीज जेंट्स नहीं होता है, टेंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये लेडीज है, ये जेंट्स है, तो जो दोनों में से कोई नहीं होता है वही क्या हो जाता है, टेंसर। याद रहेगा। ऐसे टेंसर का एक और मैं डिफिनेशन दूंगा, जिसके पास मोर देन वन डायरेक्शन होता है, डेट इज कॉल्ड टेंसर। तो सबको हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। तो वेक्टर को खत्म होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि वेक्टर बताए तुरंत, स्केलर बता दिए तुरंत, टेंसर बता दिए, सब घौच पौच हो जाएगा। तो वेक्टर को जैसे मान लेते हैं कि लेडीज को हर एक तरह से हम पहचान लेंगे कि क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, तो फिर इसको समझने में कम टाइम लगेगा। इसी को हम डिटेल से देख लेंगे तो इसको समझने में कम टाइम लगेगा, इसको तो और समझने में कम टाइम लगेगा। क्योंकि ये दोनों का प्रॉपर्टी जान जाएंगे कि कब स्केलर होगा कब वेक्टर, तो ये तो बिना पढ़े काम चल जाएगा। यार ये दोनों में से कोई नहीं होगा, वही होगा टेंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर में सबसे पहले देखिएगा कि वेक्टर होता क्या है। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे वेक्टर। अब वेक्टर को
कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हैं, which have magnitude as well as a specified direction and obey laws of vector addition are called vector quantities. इसको भी एकदम एक एक वर्ड का मतलब समझ लेंगे, उसके बाद देखिएगा मजा आएगा, पढ़ने में आएगा हम लोग। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। व्हिच हैव का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चे? ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, जब भी आपको मैग्नीट्यूड कहीं भी पूछे, ऐसे आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी फिलहाल याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। एज वेल एज का मतलब क्या होता है? देखिए, एज वेल एज के मतलब होता है, इसके जगह आप एलोंग विथ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब साथ साथ होता है। इसका मतलब क्या होता है? साथ साथ होता है। थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर तक ये भी लिख के चलेंगे, क्योंकि कुछ जो है स्टेट बोर्ड वालों को इंग्लिश में दिक्कत होता है। तो जो सीबीएसई और आईसीएसई वाले बोर्ड हैं वो आप ना लिखिएगा, साथ साथ आप नहीं लिखिएगा, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? केवल बस एक चैप्टर तक, क्योंकि उसको भी साथ में लेकर के चलना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए, एलोंग विथ का मतलब क्या होता है? साथ साथ। देखिए, हमको हिंदी ठीक से लिखने नहीं आता है, हम बोल देंगे, आप समझ जाइएगा। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या होता है? साथ साथ। इसके जगह आप ये भी वर्ड यूज करते हैं। अब चलिए, स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है? तो स्पेसिफाइड का मतलब जो होता है, स्पेसिफाइड, इसका मतलब होता है फिक्स्ड। स्पेसिफाइड का मतलब होता है फिक्स्ड। इसके जगह फिक्स्ड भी लिख सकते हैं और सर्टेन भी लिख सकते हैं, और ऑप्शन कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है निश्चित, निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बोलेंगे निश्चित होता है, इसका मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। अब आगे देखिए क्या था। इसके बाद क्या है? हम लोग ये मतलब समझ लिए, ये मतलब समझ लिए, स्पेसिफाइड का मतलब समझ लिए, डायरेक्शन का मतलब जैसे ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ कि नॉर्थ के समझ रहे हैं। ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर के जोड़ने के नियम को ओबे करना चाहिए, रूल्स को ओबे करना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया होगा? तो वन बाय वन सब के बारे में हम देखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये तीनों के बारे में हम अलग से डिटेल से देखेंगे। तो फिर आपको वेक्टर क्या होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, क्लियर हो जाएगा? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
जैसे मान करके चलिए एग्जाम्पल में अब लेकर के चलिए, वेलोसिटी हो गया, वेक्टर होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है इसका। डिस्प्लेसमेंट के नाम सुने होइएगा, फोर्स का नाम सुने होइएगा, इसका भी निश्चित डायरेक्शन होता है, फोर्स लगा रहे हैं। मोमेंटम का नाम सुने होइएगा, यार बहुत है, कितना लिखिएगा, और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया, अभी फिलहाल याद रखिए जिसमें फील्ड लगा हुआ रहेगा वो वेक्टर होगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, क्लियर है। ईटीसी बहुत सारा है, तो बहुत सारे हैं, क्लियर है ना। ईटीसी करिए, ईटीसी का मतलब याद रखिएगा, ऐसे एक्सेट्रा होता है, एक्स्ट्रा टर्म्स कंटिन्यूड, मतलब ऐसा ऐसा टर्म और भी आते रहेगा, क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। आपको मैंने बोला था डिटेल से सबको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब जो है, लोग क्या क्या याद रखता है जिसके कारण क्वेश्चन बनता नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, और इसी को वैल्यू बोलते हैं ऑफ ए वेक्टर। देखिए जितना नेम है ये सब नेम को आपको याद रखना होगा। बहुत लोग ये केवल मैग्नीट्यूड जानता है, क्वेश्चन में दे दिया मॉडुलस या वैल्यू, तो उसको पता ही नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलिए ये क्या होता है। तो अभी पीछे मैंने देखा था कि ज्योमेट्रिकल लेंथ को क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड बोला जाता है। द ज्योमेट्रिकल लेंथ of a vector quantity is called magnitude. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन दीजिएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन दीजिएगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम लोग देंगे क्या? स्ट्रेट लाइन। तो मैग्नीट्यूड क्या मतलब क्या होता है? लेंथ होता है। और सबसे पहले स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे? ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे? क्योंकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। इसका फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं फिक्स है, क्लियर है ना। तो फिक्स डायरेक्शन के लिए कैसा लाइन होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। और कहीं पर एरो दे दीजिएगा, तो एरो देने से देखें अभी नहीं पता चला कि इधर जाएगा, इधर कहीं पर एरो दे दीजिएगा तो एरो देने से लग रहा है उधर जा रहा है। तो याद रखिएगा एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? लेंथ मैंने बताया, क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, लग रहा है कि यहां शुरू हुआ है और यहां जाके खत्म हो गया, इसलिए इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं? और स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं।
और क्या बोलते हैं, और टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलिएगा, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। और क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। और क्या बोलते हैं, हेड। ये डिफरेंट नेम्स भी आपको याद रखना होगा। और मैग्नीट्यूड बोल दिया गया मतलब एक लाइन में याद रखना है लेंथ। सीधे लंबाई निकाल देंगे वेक्टर का, वही आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। क्लियर है। और वेक्टर का डायरेक्शन देखिए किधर से किधर है, टेल से हेड। तो टेल हेड हम लोग शॉर्ट में माइंड में रखेंगे। क्लियर है ना। तो मान लीजिए कि यही कोई, इसका लंबाई मान लेते हैं कि एफ है, एफ मान लेंगे, ये मान लेंगे। लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। एरो डायरेक्शन, देखिए एरो डायरेक्शन बताता है। वैल्यू मान लेते हैं कि कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन है। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था। तो वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। कितना लिखिएगा, कितना मैंने मैग्नीट्यूड दिया था, 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। इसी को आप डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ लिख दिए तो इसके ऊपर एरो देने की जरूरत नहीं है। जब तक एरो नहीं देंगे तब तक क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। इसको आप गलती से यदि एरो दे दीजिएगा तो इसको मॉड दे दीजिएगा। तो मॉड देने पर एरो हट जाता है, याद रखना है। मॉड देने पर एरो क्या आता है, हट जाता है। तो हटेगा तो एफ बचेगा, एफ बराबर 10 न्यूटन है। इसलिए मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोला जाता है। जैसे -3 का मॉड 3 हो जाएगा, 4 का मॉड 4 हो जाएगा। नहीं, तो ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव। इसलिए मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव वेक्टर का नहीं होता है, क्योंकि मॉड देने पर क्या होता है, माइनस वाला प्लस भी होता है, एरो भी हटता है। क्लियर है ना। तो मॉड देने पर एरो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। जैसे ए के ऊपर एरो हम मोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, बी के ऊपर एरो हम मोड़ देंगे तो बी हो जाएगा, एरो हट जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इसी को ऊपर घसका दे रहा है। ठीक है यहां तक। चलिए, तो यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे कि मोड़ देने पर एरो हट गया। जब एरो नहीं रहेगा तो एरो क्या बताता था, डायरेक्शन बताता था। आप खुद समझिए, जब डायरेक्शन नहीं रहेगा तो वेक्टर होगा, वेक्टर नहीं होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई उधर जा रहा है, तो मैंने बोला लेडीज नहीं है, तो क्या समझिएगा, जेंट्स होगा। लास्ट में ना हम लोग टेंसर समझेंगे। तो मोड़ देने पर एरो हट गया तो वेक्टर तो नहीं होगा, तो क्या बोलिएगा, स्केलर होगा। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज a scalar quantity. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जितना स्टार मारना है सब माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मोड़ देने पर एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। द एरो इज रिमूव्ड by putting modulus जैसे में ए के ऊपर मोड़ दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा। जब तक एरो नहीं है तब तक मैग्नीट्यूड बताएगा। बी के ऊपर मोड़ दीजिएगा तो ये भी बी हो जाएगा। सी के ऊपर मोड़ दीजिएगा तो सी हो जाएगा। ईटीसी मोड़ देने पर एरो हटेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोड़ देने पर माइनस वाला भी प्लस हो जा रहा है, मतलब कि ये कभी निगेटिव
नहीं होता है। द मैग्नीट्यूड of a vector can never be negative। माइनस भी मतलब नेगेटिव, मतलब जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हुआ। कैन नेवर मतलब समझ रहे हैं, कभी नेगेटिव नहीं। क्लियर है? तो चलिए एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए पॉइंट को। तो मैग्नीट्यूड का ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। ये मैग्नीट्यूड रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर उतना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड वेक्टर का ऑलवेज स्केलर होता है, क्यों? क्योंकि मोर देन अपर एरो हट जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। चलिए दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये सब बात याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, which of the following is are correct? ए ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर greater than or equal to 0. Next, magnitude of a vector less than 0। निगेटिव तो कभी होगा ना, जीरो से छोटा मतलब क्या, निगेटिव। सी ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर may be vector। डी ऑप्शन, magnitude of a vector is always a scalar quantity। is a scalar, always a scalar quantity। चलिए अब सिलेक्ट कीजिए कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो कभी वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का क्या होगा, जीरो से बड़ा। अब बहुत होगा तो जीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, यही मान लेते हैं वेक्टर है, तो इसको घटाना होगा। तो घटाना होगा तो क्या कीजिएगा, धीरे धीरे घटेगा। यही कोई वेक्टर है, इसको धीरे धीरे इसका लंबाई को घटाते जाइए, तो घटाते घटाते एक पॉइंट बचेगा। पॉइंट का लेंथ क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है ना? तो मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। ये लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, जिधर ये मुंह खुला रहेगा ना उधर वाला बड़ा लेना है, तो नहीं होगा। इसको देखिए, मैग्नीट्यूड वेक्टर का मे बी वेक्टर या ऑलवेज स्केलर होता है, तो वेक्टर तो सवाल ही नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों रहा करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले आ भी चुका है, तो माइंड में रखना है। आपको नीट के एग्जाम में सिंगल करेक्ट पूछ देगा, एक सही वाला रहेगा, बाकी ऑप्शन गलत रहेगा। मेरा जब भी क्वेश्चन रहेगा ईजार देंगे, ठीक है। और ईजार वाला क्वेश्चन बन जाएगा तो सिंगल वाला आराम से बन जाता है, सिंगल करेक्ट वाला। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर को दिखाइएगा कैसे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाना, ऑफ ए वेक्टर।
रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? दिखाना। वेक्टर को कैसे दिखाइएगा? तो सबसे पहले देखिए, वेक्टर में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए था, ऐसे तो हम लोग लिखेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इसका फिक्स डायरेक्शन होगा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए ना। अभी इस लाइन का लंबाई बताता है मैग्नीट्यूड, पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। अब देखिए, अभी पता नहीं चल रहा है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे, कहीं पर एरो दे दीजिए, एरो देने से लग रहा है किधर जा रहा है, ऊपर, तो इस पर भी एरो दे दीजिए, वेक्टर हो गया। क्लियर? तो लग रहा है यहां शुरू हुआ है, यहां जाके खत्म हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? इनिशियल पॉइंट। और क्या बोले थे? अभी जस्ट पीछे मैं देखा था, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। क्लियर है ना? इसको क्या बोलिएगा? फाइनल पॉइंट। और क्या बोलिएगा? टर्मिनल पॉइंट। और है, और क्या बोलिएगा? हेड। हेड पॉइंट नहीं बोला जाता, केवल हेड बोला जाता है। वेक्टर को देखने से क्या लग रहा है कि इनिशियल से फाइनल यानी टेल से हेड इसका डायरेक्शन होगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? टेल से हेड होता है। तो एनी वेक्टर क्वांटिटी, यहां से क्या पॉइंट मिलेगा? एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड कहां से कहां? फ्रॉम टेल टू हेड। इस बात को याद रखना है। क्लियर है ना? तो वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज किधर से किधर होता है? टेल से हेड होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी ऑफ ए वेक्टर। अलजेब्रा से हम लोग कैसे दिखाएंगे? अलजेब्रा में पढ़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे अभी हम लोग क्या देखे थे, लाइन से कैसे दिखाइएगा? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था ना, क्या था? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। देखिए, ज्योमेट्री पढ़ेगा तो ज्योमेट्री में लाइन का यूज होता है। तो लाइन से कैसे वेक्टर को दिखाएंगे, इसका मतलब ये हो गया। और इसके जस्ट आगे वाला में क्या है? इसके जस्ट आगे वाला में जो है, आपको क्या निकालना है? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताना है। अलजेब्रा पढ़े होइएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यार पढ़े है। उसमें ए बी सी लेटर का यूज होता है। तो ए बी सी लेटर से किसी वेक्टर को कैसे दिखाइएगा? तो अभी हम दिखाए थे कि वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन का लंबाई बताता है मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना? और कहीं पर एरो दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो इस पर भी एरो दे देंगे तो वेक्टर। तो कोई लेटर से दिखाना होगा तो लेटर लिखेंगे, उसके ऊपर क्या डाल देंगे? एरो डाल देंगे, तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अभी क्या बता रहा होगा? लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन। अभी क्या बता रहा होगा? लेंथ, एरो डायरेक्शन, वेक्टर। अभी क्या बता रहा होगा? लेंथ, एरो डायरेक्शन, एंड सो ऑन। दो लेटर से भी लिख सकते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, एंड सो ऑन। 3 या 4 लेटर से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे किसी भी वेक्टर को दिखाते हैं तो कम से कम तो 1 लेटर से दिखा सकते हैं लेंथ को, अधिक से अधिक 2 लेटर से लंबाई दिखा सकते हैं। इसका लंबाई क्या बोलिएगा? एबीसी। एल लेंथ मान सकते हैं, एल मान लीजिए, ए मान लीजिए, जो माना चलिए ना, वहां एल माने यहाँ ए मान लेते हैं। तो एक ऊपर एरो दे देंगे, जब इस पर एरो दीजिएगा तो इस पर भी एरो देना होगा, तो वेक्टर हो जाएगा। लेकिन एबीसी लेंथ नहीं होगा तो ये वेक्टर होगा क्या? जब एबीसी लेंथ होगा ही नहीं तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा, जब मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा। तो इसका लंबाई हम लोग एसी बोलेंगे।
तो AC के ऊपर एरो दे देंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। देखिए A के ऊपर टेल है, C के ऊपर हेड है, डायरेक्शन टेल से हेड, A से C, क्लियर है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, A से C। तो कम से कम एक लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अधिक से अधिक 2 लेटर से, 3 या 4 लेटर से क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे लंबाई को नहीं दिखाया जा सकता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखिएगा, एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड, डिनोट मतलब वही सूचित करना, दिखाना, शो करना, बाय बोल्ड फेस लेटर। किसी भी वेक्टर को आप बोल्ड फेस लेटर से दिखा सकते हैं। पीछे से थोड़ा सा इंग्लिश को पढ़ा जाता है, चलिए पढ़िए। लेटर के फेस को बोल्ड कर देना है। तो मान लीजिए कि यही लेटर कोई मैंने लिखा, अब इसका फेस किधर होगा बच्चे, आगे या पीछे? यार आगे होता है सबका फेस, यानी कि बोर्ड के अंदर घुस के इसको कीजिए, आगे से न कीजिएगा, इसको बोल्ड कर दिए, हो गया वेक्टर। अब इस पर एरो देने की जरूरत नहीं है, हो गया वेक्टर। जब 2 लेटर्स लिखना होगा तो दोनों को बोल्ड करना होगा, क्लियर। लेकिन हम बोलेंगे कि आप इससे मत डिनोट कीजिएगा, क्यों? क्योंकि इससे डिनोट कीजिएगा तो पेज फटने का डर होगा और टाइम टेकन भी ज्यादा होगा, इंक भी ज्यादा खपत होगा, लॉस ही लॉस है, क्लियर है ना। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है? बताया इसलिए जा रहा है ना कि बुक जब छापा जाता है तो कंप्यूटर ऑपरेटर को एरो देने में थोड़ा टफ हो जाता है, और फोन पर गया, क्लिक कर दिया, वहां पर फोन पर देखते जाइएगा, क्लिक करते हुए तो बोल्ड करने का ऑप्शन आता है, वहां क्लिक कर दिया, सब हो गया, क्लियर है ना। लेकिन एरो देने में उसको दिक्कत होता है, इसलिए बुक में कुछ बुक में देखिएगा, जैसे एनसीईआरटी का बुक है, आपको हम पे विश्वास नहीं था तो आप पूरा जाकर के 11th 12th का एनसीईआरटी उलट के देखिए, सब जगह आपको बोल्ड लेटर मिलेगा। तो जहां जहां बोल्ड लेटर मिला समझ जाइए वो वेक्टर है। अब क्लियर हो गया होगा। अब बताइए, ये सब आपको नहीं बताते तो कोई बच्चा एनसीईआरटी उलट के देखेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। तो ये सब बताना जरूरी है कि ना, सब बताना जरूरी है। इसलिए मेरे थ्योरी से दुनिया का कोई भी बुक पढ़िए, सब समझ में आएगा। मेरा थ्योरी मस्त है, ये आप हर हाथ में आप रेडी कर दीजिएगा, बाकी कोई भी बुक पढ़िए, सब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एनी वेक्टर क्वांटिटी can be denoted by bar over a letter। लेटर के ऊपर क्या दे देना है बच्चों, बार दे देना है। तो बार क्या होता है, देखिए इसी को बार बोलते हैं। 2 लेटर्स लिखना होगा एंड सो ऑन, इसको हम लोग बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। तो किसी भी लेटर के ऊपर बार दिया जाता है तो वो भी वेक्टर रिप्रेजेंट। अब बताइए, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको पता नहीं रहेगा तो मान लेते हैं क्वेश्चन में दे दिया दिस इज ए बी वेक्टर, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके बारे में तो आपको पता नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए सबको जानना जरूरी होता है। मैथ का एक टीएमएच का बुक आता है, मैथ वालों को भी वेक्टर पढ़ना होता है मैथ में, तो उसमें सारा वेक्टर को बार से दिखाया है। तो यह रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, क्लियर है ना। तो आज का इतना ही रहेगा क्लास, और जितना मैं बताया हूं सबको लाइन बाय लाइन आप रेडी कर जाइए और देखिए फिजिक्स का डॉन बन जाइए। और लोग क्या करते हैं कि ये शुरू में ही डंडी मार देते हैं, ये सब कुछ भी नहीं बताते हैं, जिसके कारण उसको आगे सब जगह दिक्कत होना शुरू हो जाता है।
और एक बात याद रखिए, 11th गड़बड़ाया तो आप न घर के रहिएगा न घाट के रहिएगा, मतलब 12th गोल हो जाएगा। 11th 12th गोल हो गया तो फिर टारगेट बैच में जाइएगा, उसमें भी समझ में नहीं आएगा। उसमें तो और टीचर राजधानी एक्सप्रेस से चलते हैं, उसमें और नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तुरंत उसको छोड़िए, पैसा का मोह माया याद छोड़िए, वो तो आता है और जाता है, लेकिन आपका लाइफ दोबारा नहीं आएगा। आप बीच में फंस जाइएगा, तो न घर के रहिएगा न घाट के रहिएगा। तो जिनके गार्जियन इस फील्ड का आदमी है, जो जानते हैं कि 11th गड़बड़ाएगा तो 12th गोल होगा, फिर आगे गोल होगा, तो तुरंत अपने बच्चे को यदि गलत जगह इंस्टीट्यूट पकड़ा जाता है तुरंत छुड़वा करके उसको भेजते हैं। हम भी एक बार पढ़ते थे तो फंस गए थे। तो यदि हम मोह माया उसका रखते तो मेरा जो है इंजीनियरिंग कर पाते, नहीं कर पाते, लटक जाते। इसलिए जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आए वहां से छोड़िए और हटिए। क्लियर है ना? तो लाइफ दोबारा आपका नहीं आएगा। और आप शुरू में ही देखिए मैं कितना डिटेल से पढ़ाया, आप देखते जाइएगा, सारा मैंने डिटेल्स करते गया। पहले मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, क्या कहलाएगा बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं उसको मैंने बताया आपको क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कौन कितना सुंदर है मेजर नहीं कर सकते हैं, क्लियर है ना? उसके बाद मैंने आपको बताया कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है, चुनने के लिए मैंने बताया, क्लियर है? इसके बाद मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी का 3 पार्ट, चाहे तो वेक्टर होगा या स्केलर होगा या दोनों में से कोई नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या जान गए? ज्योमेट्रिकल लेंथ, साथ साथ होना चाहिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अगले क्लास, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। जब ये भी जान जाएंगे तो काम हो जाएगा। फिर वेक्टर क्या होता है ये डिटेल से आपको पता हो जाएगा। लेकिन सब जगह देखिएगा ये वेक्टर का डिफिनेशन लिखा दिया जाता है, उसके बाद फिर स्केलर शुरू हो जाता है, जिसके कारण बच्चा को बुझाता नहीं है। तो यहां पर देखिए सब वर्ड का मैं मतलब बताते गया हूं, कैसे नहीं भेजा में जाएगा यार। तो जिसको कहीं भी फिजिक्स समझ में नहीं आता है वो जेसिंग से एक बार जरूर मिलिए, आपको मैं भेजा में घुसाने का 100% गारंटी लेता हूं। चाहे आपको कितनों ना इंग्लिश कमजोर हो, ये कमजोर, आप आइए, हिंदी में पढ़ के आपने लाइफ क्यों बर्बाद कीजिए। तो जितना भी है, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, मेरा पढ़ाई जरूर पढ़िए, आपको फिजिक्स की दुनिया दिखा देंगे। बस आप केवल बस शुरू से आप जंप करके लगिए, आप देखिए फिजिक्स आपको कहीं फिर दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑल ओवर इंडिया देखिएगा तो सब जगह फिजिक्स का टीचर ही खराब आपको मिलेगा। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर इंडिया 10% ही ढंग से पढ़ाने वाला, बाकी सब रटा रटाए आएंगे, बुक से छपवा देंगे, हो गया बेटा। क्लियर है ना? हम यहाँ पर देखिए तोड़ के सारा बात मैंने बताया हूं, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और हमको कंप्लेन कीजिएगा, ऐसा आपको मौका ही नहीं मिलेगा। आप जैसा ये चैप्टर देख रहे हैं आगे सब चैप्टर आपको इसी तरह मिलेगा, तो ऐसा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। स्पेसिफाइड की जगह फिक्स लिख सकते हैं, सर्टेन लिख सकते हैं, ठीक है? बहुत सारा है, ये जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे फिजिक्स सब मिलते जाएगा, सबसे मुलाकात होगा, जितना लिखे सब। आगे देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है? ज्योमेट्रिकल लेंथ, सिंपली केवल लेंथ याद रखना है। इसी को मॉडुलस बोलते हैं, इसी को वैल्यू बोलते हैं, 3 नाम है। क्लियर है ना? मॉड देने पर एरो क्या आता है? रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको मॉडुलस बोला गया है। क्लियर है? इसके बाद देखिए
लग रहा है यहाँ शुरू है, यहाँ जाके खत्म हो गया है। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट टेल, इसको फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट हेड बोलते हैं। वेक्टर का डायरेक्शन टेल से हेड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, और एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं विजिबल है क्या? चलिए अब दिख रहा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और मॉड देने पर निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, मॉड देने पर एरो भी रिमूव होता है। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का ऑलवेज स्केलर होता है, ये मेडिकल में पहले आ चुका है। एरो इज रिमूव बाय पुटिंग मॉडुलस, मॉड पुट करने पर एरो हट जाता है। जितना स्टार पॉइंट मेरा कोडिंग रहता है सिंगल स्टार से 5 स्टार, जितना स्टार कोडिंग किए हैं उसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जाइएगा तो लगेगा सब क्वेश्चन आउट है, एकदम सब मिलता जुलता आपको मिलेगा। चाहे नीट के एग्जाम में जाइए या IIT के एग्जाम में जाइए। तो ये सिंगल स्टार से लेकर 5 स्टार मेरा कोडिंग रहेगा। टोटल बात याद रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, जिंदगी में यार नेगेटिव कभी नहीं होता है, क्योंकि लेंथ नेगेटिव होता है क्या? यहां से दिल्ली का डिस्टेंस -1000 किलोमीटर बोलिएगा, नहीं बोलिएगा ना। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कौन कौन सा सही होगा। मैग्नीट्यूड का भी नेगेटिव, जिधर ये ओपन रहेगा उधर वाला बड़ा समझना है। ग्रेटर लेस में आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप याद रखना है जिधर ओपन उधर बड़ा। जीरो बड़ा किससे होता है? निगेटिव से, तो ये निगेटिव हो जाएगा ना। जीरो बड़ा कि -5 बड़ा? जीरो बड़ा। तो मैग्नीट्यूड जीरो से छोटा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन होगा। और ऑलवेज स्केलर होगा, तो वेक्टर के तो सवाल ही नहीं। इसका मतलब होता है कि वेक्टर हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइन से किसी वेक्टर को कैसे दिखाइएगा उसी को मैंने बताया था। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये जहां स्टार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, उसी को टेल बोलते हैं। ये फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और हेड। क्लियर है। इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करिए। ऐसे दिख रहा होगा। क्लियर है। ठीक है। ठीक है। एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज किधर से किधर होता है? टेल से हेड होता है। नेक्स्ट देखिए अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को ABC लेटर से कैसे दिखाइएगा? तो लेटर लिखना है, उसके ऊपर एरो दे देना है, वो क्या बताता है? वेक्टर बताता है। कम से कम एक लेटर से दिखा सकते हैं, अधिक से अधिक 2 लेटर, 3 या 4 से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे लंबाई को नहीं दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर, बोल्ड करके भी वेक्टर को दिखा सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिए एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बार ओवर ए लेटर, लेटर के ऊपर बार दे देना है। बार मतलब वही लाइन, तो बार देके भी दिखाया जा सकता है। कैन बी डिनोटेड पैसिव वॉइस में गया, दिखाया जा सकता है। क्लियर है ना। तो इतना आज तक हम लोग पढ़े, और अगले क्लास इसको आगे हम बताएंगे कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात 100% समझ में आया होगा। और देखिए आपको जितना आपका कांटेक्ट में है सब जगह आप डेमो क्लास कर लीजिए, और मेरा भी डेमो कर लीजिए। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका जेसिंग का होगा। तो आपको सबसे अच्छा पढ़ाई मेरा लगेगा। ये कहने के ऊपर मत जाइए, आप जाकर के देखिए, और हमको एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। लीजिए आपको नंबर देता रहे। इस नंबर पर कॉल करके हमको बताइएगा, तो आप सब जगह डेमो कीजिए। सबसे बेस्ट मेरा फिजिक्स लगेगा, क्योंकि हम रटा रटाया फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, रियल फिजिक्स पढ़ाता हूँ। पूरा दुनिया दिखा देंगे फिजिक्स क्या होता है।
बस आप कंटिन्यूटी अपना मेंटेन रखिएगा, डेली क्लास करना है। और अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया, तो जिसका क्लास छूटता है उसको वीडियो बना करके उसको दे देते हैं, वो अपना देख लेता है, उसमें जो डाउट होता है फिर पूछ लेता है। तो अब पढ़ाई बहुत आसान हो गया है। कितनों गधा से गधा स्टूडेंट, गधा को तो हम घोड़ा बनाने के लिए खुद तैयार रहते हैं, उसको मैं भेजा में घुसा करके ही दम लेता। तो चलिए बच्चे, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।